नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं खास मुलाकात भारतीय एयरटेल लिमिटेड के सीईओ संजय कपूर के साथ। टेलीकॉम सेक्टर भारत की वो कहानी है जो ये बताती है कि बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान कोई देश बना करके चले तो तरक्की कितनी तेजी से हो सकती है। आज हम सबके हाथ में मोबाइल है और हमारे एक एक मिनट के इस्तेमाल पर कंपनियों की नजर है और उनमें जबरदस्त हाइपर कंपटीशन है। जो टेलीकॉम सेक्टर इस एम्बिशन को बताता है वो भी बताता है कि कैसे एक चुनौती से गुजर रहा है यह सेक्टर और आने वाला भविष्य कैसा होगा, ये जानने के लिए एयरटेल से बेहतर कोई कंपनी हो नहीं सकती। संजय, वक्त निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि हम लोग बिग पिक्चर पे बात करें, अभी सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि इस पूरे कंपटीशन में जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के नंबर हर महीने आते हैं, हम भी चौंकते हैं कि 112 करोड़ के देश में 60 करोड़ से ज्यादा तो मोबाइल हैंडसेट हो गए हैं लोगों के पास। लेकिन इस सब्सक्राइबर के मिलने के बाद भी प्रॉफिट आपका जो है वो चोट खा रहा है, उस पर बड़ा भारी दबाव है। तो आप लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे कैसे ऐसे माहौल में? तो देखिए, आपका जो नजरिया है उससे हम लोग थोड़ा इत्तेफाक करते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। सबसे पहले तो किसी भी कंट्री में 14 ऑपरेटर्स के लिए जगह हो ही नहीं सकती। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो बाकी जो मुल्क हैं उसमें 3 से लेकर 4 ऑपरेटर फंक्शन करते हैं, उनमें से 1 या 2 पैसे बनाते हैं। और इंडिया क्योंकि एक लार्ज कंट्री है, मैं बोलूंगा 5 या 6 सर्वाइव करेंगे और फाइनली उसमें से 2 या 3 पैसे बनाएंगे। तो जो आज का आप कंपैरिजन करते हैं ये थोड़ा अनफेयर कंपैरिजन है, बिकॉज आप उस पीरियड से कंपेयर करते हैं जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पूरे साल का कंपैरिजन करते हैं, तब आप उस पीरियड को लेते हैं जिस पीरियड में 14 कंपेटिटर्स थे नहीं। तो सबसे पहले तो प्राइस बहुत डिफरेंट थी, आज प्राइस बहुत डिफरेंट है। लेकिन भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज ने अपना परफॉर्मेंस डिस्पाइट सच अ हाइपर कंपटीशन मेंटेन किया हुआ है। अगर आप हमारा इस क्वार्टर का रिजल्ट लास्ट क्वार्टर से जब प्रॉफिट्स पे कंपेयर करते हैं और उसको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन और जो अब स्पेक्ट्रम चार्जेस गवर्नमेंट ने बढ़ाने की घोषणा करी थी, उसके लिए अगर एडजस्ट करें तो हम बाय एंड लार्ज इवन कील पे हैं। तो गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस, इफ यू कैन मेंटेन योर स्टेटस, आई थिंक इट्स अ ग्रेट जॉब डन। रूरल आपका जो आ रहा है कस्टमर, उसका बिल का साइज तो देखिए अभी छोटा रहने वाला है। तो अभी इमीडिएट अगला क्वार्टर, जैसे ये क्वार्टर 2 है, 50-60 दिन गुजर चुके हैं इसके बेसिस पर अगर आप कुछ हम लोगों को प्रोजेक्शन देना चाहें कि क्या हाल रहने वाला है फाइनेंशियल्स का। देखिए साहब, हम फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्शन नहीं करते, ये कंपनी की फिलॉसफी है, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा और मैं इसको 2 भाग में डिवाइड करूंगा। एक तो जो प्राइस है, प्राइस इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट में कितना कंपटीशन है, लेकिन जो कंजम्पशन है वो आप अलग से देख सकते हैं। और हिंदुस्तान में देखिए, डिस्पाइट ऑफ गेटिंग इनटू रूरल इंडिया, इतना डीप हम रूरल इंडिया में चले गए हैं, तब भी अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो 480 मिनट पर कस्टमर पर मंथ कंज्यूम हो रहा है और ये पिछले उससे पहले वाले क्वार्टर से 12 मिनट पर कस्टमर बढ़ा है। दिस इज डिस्पाइट 60% एडिशनल कस्टमर्स कमिंग फ्रॉम रूरल इंडिया। इसका मतलब है कि रूरल इंडिया के कस्टमर की भी क्षमता मिनट्स को कंज्यूम करने की उतनी ही है जितनी अर्बन इंडिया में है। और बड़ी बात यह है कि रूरल इंडिया में ऑप्शंस तो कुछ है ही नहीं, फिक्स लाइन भी नहीं है, इंटरनेट पेनिट्रेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है। सो जो डिपेंडेंस है आज की डेट में मोबाइल फोन पे वो बहुत ज्यादा है। तो अभी तक अगर आप आंकड़े देखें तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि जो रूरल कस्टमर है उसकी कंजम्पशन कोई अर्बन कस्टमर से कम रहे। अच्छा, उसको हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एक तरीके से। आपने भी अच्छा नंबर बताया है कि 14 प्लेयर हैं, उनमें 7 प्लेयर के पास तो 96% मार्केट शेयर है, 7 के पास बचे हुए 4% हैं। हम तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि कंसोलिडेशन होगा, कब होगा? देखिए साहब, कंसोलिडेशन के अलग अलग मायने रहते हैं। पहले कंसोलिडेशन कस्टमर के माइंड में शुरू होता है और फिर मार्केट प्लेस में शुरू होता है। कस्टमर के माइंड का कंसोलिडेशन तो आपने खुद ही बता दिया कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनके पास 95-96% मार्केट शेयर है। इसका मतलब कस्टमर के माइंड में कुछ ब्रांड्स कुछ और ब्रांड्स के मुकाबले में ज्यादा अपील करते हैं। तो कस्टमर के माइंड का कंसोलिडेशन तो पहले ही शुरू हो गया। आज से कुछ साल पहले जब हिंदुस्तान में सिर्फ 5 या 6 ऑपरेटर्स हुआ करते थे, तो जो बड़े 2 ऑपरेटर्स हैं उनका टोटल मार्केट शेयर 50% नहीं होता था। जब से 14 प्लेयर मार्केट में हुए हैं, जो टॉप 2 प्लेयर्स हैं उनका कंबाइंड मार्केट शेयर 50 से ऊपर हो गया। इसका मतलब क्राउडेड मार्केट में भी कस्टमर के माइंड का कंसोलिडेशन रहता है हमेशा। नेक्स्ट स्टेप इज, आप देखें
अब कितने नए लाइसेंसेस में से कितने लोग हैं जिन्होंने रोल आउट ही नहीं करा? दैट इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स कंसोलिडेशन. तीसरा स्टेप, जब 3G की ऑक्शन हुई उसमें कुछ ने पार्टिसिपेट करा और कुछ ने पार्टिसिपेट नहीं करा. अब जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा वो आप अगर दुनिया भर के एग्जाम्पल से जाएं, सिर्फ 2G प्लेयर्स और 3G जहां हो वहां सिर्फ 2G प्लेयर सर्वाइव नहीं करता लॉन्ग रन में. जहां पे सिर्फ 3G प्लेयर हो और 2G ना हो, ऐसे बहुत ही कम एग्जाम्पल्स हैं और वो भी सर्वाइव नहीं करता. सो 2G और 3G जब साथ में रहते हैं तो उनके opportunities for survival are the maximum. This is based on the facts of how the industry has prevailed in rest of the world. Considering this, the third level of consolidation has also begun because the people who have not participated, जिनके पास 2G और 3G दोनों नहीं है, वो भी consolidation की तरफ ही चल रहा है. And finally, profitability. अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे इन बिजनेसेस में से, आई एम श्योर शेयर होल्डर्स, सीईओ का जीना मुश्किल कर देंगे. बिल्कुल. तो ये बताएं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप लीडर हैं और लीडर के लिए अपना मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करना सबसे मुश्किल होता है. तो ऐसे माहौल में जब आप और ग्रोथ का प्लान बना रहे हैं तो आपका कोर या क्रिटिकल फोकस क्या है? कैसे आप अपना शेयर जो है मार्केट का वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे? पहली बात, भारती एयरटेल हमेशा से मार्क टू मार्केट पैरामीटर्स पे फोकस रहा है. हम अपना एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाते जरूर हैं, लेकिन बनाने के पहले क्वार्टर के बाद ही उसको ताला चाबी में बंद कर देते हैं और उसके बाद हम मार्क टू मार्केट पैरामीटर्स पे ध्यान देते हैं कि हमारा रेवेन्यू मार्केट शेयर कैसा है वर्सेस अदर्स. And I think we have done very well on mark-to-market parameters on every fundamental, whether it's profitability, margins, revenue growth, revenue market share growth. हमने इन सबको प्रोटेक्ट करा है. हमने हमेशा किसी भी प्राइस ड्रॉप होने से पहले अपनी कॉस्ट का ख्याल रखा है. हमने मेक श्योर किया है कि हम जब अपनी प्राइसिंग नीचे लाते हैं तो हम अपनी कॉस्ट को भी नीचे लेके आए ताकि हम सपोर्ट कर सकें. 2G और 3G के बारे में अलग अलग समझाइए. 2G में तो ये है कि आपको अभी पैसे देने हैं एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम वाले, उस पर आप कहते तो हैं कि देंगे, लेकिन कब देंगे इसको लेके क्लैरिटी नहीं है. फिर उतने पैसे जाएंगे भी, तो कैसे ये पैन आउट होने जा रहा है? साहब, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि भारती का इस पे वर्डिक्ट बड़ा क्लियर है और हम बिलीव करते हैं कि जितना 2G स्पेक्ट्रम हमें आज तक मिला है वो गवर्नमेंट के डिफाइंड नॉर्म्स के बेसिस पर मिला है और इसलिए वो स्पेक्ट्रम हमने उन नॉर्म्स को मीट करने के बाद कमाया है और इसकी कई बार चर्चा हो चुकी है. तो वी डोंट बिलीव दैट देयर इज एनीथिंग दैट्स ड्यू ऑन दिस काउंट. 3G ऑफ कोर्स ऑक्शंस बहुत डेयर गए हैं. इस पर आपका कहना है कि ये जो क्लेम है सरकार का ये बनता ही नहीं है और हम इसको स्वीकार नहीं करते? हमारा जो 3G जो हमारा 2G स्पेक्ट्रम है वो हमें लेजिटिमेटली मिला बेस्ड ऑन द नॉर्म्स फिक्स्ड. एंड आई थिंक इफ यू लुक एट व्हाट भारती एयरटेल पेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू द एक्सचेकर्स हर एक मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए, वो किसी भी और ऑपरेटर जो मार्केट में है उससे कई गुना ज्यादा पे करते हैं. तो अगर डीओटी की बात सरकार ने मान ली और कहा कि ये तो बनता है और ये देना पड़ेगा, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? साहब, अभी इस बात पे चर्चा ना करें तो ठीक है. आई एम श्योर हमेशा की तरह मैं स्पेकुलेट कर सकता हूं कि आप फिर चैलेंज करेंगे, लीगल रास्ता लेंगे आप. मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं आपसे. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें हमेशा यकीन रहा है कि इस कंट्री में फाइनली न्याय हुआ है और न्याय होता रहेगा. जी. और 3G हमको लगता है इतना महंगा है, बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा और इसमें पैसे भी बनेंगे लोगों के लॉन्ग रन में, लेकिन इतना महंगा इन्वेस्टमेंट होगा ये, किस प्राइस पे हमको मिलेगा और क्या ये सस्टेनेबल है ये रेट? देखिए, हिंदुस्तान का 2G और वॉइस टेलीफोनी ग्रोथ अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी पे आधारित रहा है. क्योंकि सर्विसेज अफोर्डेबल थी और क्योंकि सर्विसेज हर जगह मिली, इसलिए इसकी प्रोलिफरेशन इतनी जल्दी हुई, इसका फैलाव इतनी जल्दी हुआ. आई थिंक 3G के ऑक्शन स्ट्रक्चर में वो एक इनहेरेंट डिजाइन डिफेक्ट है कि ये जो अफोर्डेबिलिटी है वो कुछ वीन आउट हो गई. जब हमने ऑक्शन करे और जब ऑक्शन की प्राइस इतनी ऊपर चली गई, तो आई थिंक द opportunity to price it into a very cheap offering is I think out of consideration. ऐसा
अगर प्रॉफिटेबली रन करना है तो वो नहीं आइडिया पाएगा। आप मुझे दे सकते हैं, जैसे मोबाइल शुरुआत होने का 16 रुपए पर मिनट, तो 3G कितने रुपए पर शुरू होने जा रहा है? तो साहब 3G का मेजर मिनट से तो हो नहीं सकता। हाँ, 3G इसीलिए का उसका जो मेजर भी यूनिट को आप किसी, तो अभी प्राइस देना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानियों का वॉइस पे मोबाइल टेलीफोन पे रहा है, वैसे ही ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानियों का इंटरनेट का पहला एक्सपीरियंस भी मोबाइल डिवाइस से ही हो। जी। कब से रोल आउट होने का लग रहा है चांस? साहब सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम की जरूरत होगी। हम अपनी 3G सितंबर का अनाउंसमेंट आपका शायद फिर डिले हो जाए। मैं उस पर अभी कुछ नहीं कह सकता, और इतनी प्राइस देने के बाद अगर डिले होगा तो आई एम श्योर गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट अस, एटलीस्ट ऑन द फाइनेंशियल, इज नथिंग एल्स। लेकिन ये डिले कैसा हो सकता है? महीने 2 महीने का? 31 तारीख तक करने की बात थी इसी महीने। सब हम यही उम्मीद रख के अपनी तैयारी कर रहे हैं कि इसमें डिले नहीं होगा, और हम ये तैयारी पहले से करते आए हैं। तो हमने अपना कोर नेटवर्क, अपना IN नेटवर्क, अपना कंटेंट, अपना पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा 3G के लिए तैयार करा है। जो रेडियो का पार्ट है वो अब तैयार कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि आप सितंबर में लॉन्च के लिए तैयार हैं? सितंबर इमीडिएटली तो नहीं होगा, बट जैसे ही स्पेक्ट्रम मिलेगा उसके 2-3 महीने के अंदर अंदर लॉन्च हो जाएगा। ब्रॉडबैंड जो BWA है साहब, उस पर चर्चा अभी जारी है। दुनिया में 2-3 टेक्नोलॉजीज हैं जो अवेलेबल हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं और कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिन पे कुछ सवालात हैं कि ज्यादा देर तक चलेंगी कि नहीं चलेंगी। हम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते, और हम मेक श्योर करेंगे कि हम प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद ही BWA की अपनी टेक्नोलॉजी पे फाइनल डिसीजन लें। जी। अब थोड़ा चूंकि आप लोग दुनिया भर में अपना काम फैला रहे हैं और वो आप लोगों के लिए एक बड़ा एरिया होने जा रहा है, तो अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां के प्लान्स के बारे में कुछ अपडेट दीजिए। सब अपने हिंदुस्तान के कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस पे और अपने हिंदुस्तान के बिजनेस मॉडल के कॉन्फिडेंस पे हमने ये कदम उठाए हैं, और हम बड़े यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमें उम्मीद है कि ये मॉडल सक्सेसफुल रहेंगे इन कंट्रीज में भी। These are very critical for us. We've made substantial commitments and investment, and we believe that we have the potential of taking Airtel brand global. तो अब बांग्लादेश में जैसे अभी आपका नाम वाहिद चल रहा है, तो एयरटेल होने वाला है? बिल्कुल साहब, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अफ्रीका हो, अल्टीमेटली हमने ये प्रॉपर्टीज इसीलिए एक्वायर करी हैं कि इनको एयरटेल का ब्रांड ही मिलेगा।